हेलो, आवाज आ रही है? विशाल, आवाज आ रही है?
और आपको आ रही है भैया मेरी? हाँ हाँ आ रही है। टाइम पे आ गए भैया। बहुत बढ़िया। मैं ये पहली बार चेक कर रहा हूँ। और इसमें आवाज एकदम डिस्टर्ब नहीं आती, एकदम फर्स्ट क्लास आवाज आ रही होगी। इसमें आवाज सही आती है क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा कंज्यूम करता है ना। अच्छा। हाँ, गूगल अपना हर कुछ लो डेटा पे बनाता है। हम लोग 1 जुलाई से जीएसटी की क्लास स्टार्ट कर, जो लाइव क्लास है। तो यूट्यूब पे आपका वीडियो देख रहे थे अमर चंदन। अच्छा, कैसा लग रहा है? हम थोड़ा सा देखे, उसके बाद मेरी दीदी देख रही थी। दीदी क्या करती है? दीदी वहीं पे दिल्ली में जॉब करती है, DMI फाइनेंस। अच्छा, तो जीएसटी का देख रही थी, इंटरेस्ट है जीएसटी में? अकाउंटेंट है ना। ओके ओके, कैसा लगा दीदी को? पूछे रहे, फीडबैक नहीं लिया। वो हम देखते देखते हम सो गए थे तो दीदी देखने लगी थी। हाँ। कल थक गए थे तो मतलब पहले भी क्लास कर रहे थे हम और चंदन ना, इसलिए। हेलो। हाँ। आप जो पढ़ाते हैं उसके बाद आपके जाने के बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। ओके, तो उस डिस्कशन में कुछ और इश्यूज निकला जो समझ में नहीं आया? नहीं, हो गया कुछ समझ नहीं आता, वो चंदन से हम पूछ लेते हैं। ओके। चंदन, आवाज आ रही है? चंदन, आवाज आ रही है? चंदन कुमार इज कनेक्टिंग टू ऑडियो। चंदन, आवाज आ रही है? मेरे दिमाग में और एक टाइम आया, मॉर्निंग 7:30 वाला। विशाल, हाँ भैया। एक टाइमिंग और है 7:30 वाला, 7:30 मॉर्निंग में। मॉर्निंग में भैया पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? हाँ। हेलो, कोई बात नहीं। मुझे आवाज मुझे आ रहा है? चंदन आवाज आ रही है, सुमन, स्वाति आवाज आ रही है? हाँ, हमको आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रहा है किसी को? मेरा फर्स्ट टाइम जूम पे, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ चंदन, आवाज आ रहा, फर्स्ट क्लास आ रहा है आवाज। सुमन और स्वाति, आप लोगों ने बताया नहीं, कंफर्म कर दीजिए प्लीज। अच्छा, हाँ आ रही है आवाज। आ रही है। और सुमन को? सर आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। शिव कुमार बादल। करें शुरू फिर? 5 मिनट और रुक जाइए, और लोग आएंगे तो, अगर अच्छा, 5 मिनट। ठीक है। हेलो हाँ भैया, वो कुछ लोग इसमें नए आए हैं तो आप वो जो PPT था ना, प्रेजेंटेशन, वो आप एक बार इसमें फिर से बस रिवाइज कर दीजिएगा, तो पार्ट 1 और शेड्यूल समझ में आ जाएगा। उसको याद करवाना है। नहीं, याद नहीं, बस आप एक बार दिखा दीजिएगा सबको, तो वो सही रहेगा, मतलब समझ में आ जाएगा हम लोग कहाँ पढ़ रहे वो जो पीपीटी बनाए थे, है ना?
हाँ वो जो पीपीटी है ना, पार्ट उसमें पार्ट भी था, शेड्यूल भी था, वो वाला। वो पीपीटी शेयर कर दिया था ना सबके साथ। मतलब जितने लोग को जानते हैं उनके साथ शेयर किए थे। हाँ, जो इस क्लास में है। हाँ उस क्लास में। नहीं सर, हमको नहीं मिला है। विशाल दे दो, ये जो आपको नजर आ रहा है अभी, इनको जानते नहीं थे, इसलिए आप मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में दे देंगे। ओके ठीक है। वो कॉलेज वाले ग्रुप में मत डालना। अच्छा, तो हम इनको पर्सनली मैसेज कर देंगे, आप हमको भेज दीजिएगा। कॉलेज वाले ठीक है, ग्रुप आप में कर डालोगे तो दीजिएगा। बाकी सब लोग बोलोगे ये ठीक है। क्या शेयर कर रहे हो। हाँ ओके इसीलिए, ठीक है। मतलब जो जो क्लास में था इनको नहीं जानते थे, इसलिए नहीं हम्म। करते। तो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पर इस पीपीटी में डालने की कोशिश की है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है और 1 से लेकर 5 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। पार्ट 1 में पहले इंडिया डिफाइन किया गया, जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। इंडिया क्या है? यूनियन और उसकी टेरिटरी है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें हमने टेरिटोरियल वाटर्स इंडिया का पार्ट होगा या नहीं होगा उसके लिए मेरीटाइम जोन्स एक्ट भी देखा था, ये आर्टिकल 1 to 4। फिर इंडिया में रहने वाले लोगों को डिफाइन कर दिया, कौन सिटीजन हो सकता है, तो वो पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 to 11। उन सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स क्या है और उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो पार्ट 3 में है, जो हम लोग आज कल से डिस्कशन शुरू किया था, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुआ है, दैट इज इन 4A। फिर इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम, हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दे दिया उन सभी पार्टी के लिए कि आपका मैनिफेस्टो इसके आधार पे होना चाहिए, दो इट इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन दिस इज इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कैसे इंडिया को चलाना है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो पार्ट 4 में है। तो पार्ट 1 इंडिया डिफाइन कर रहा है, पार्ट 2 एक पार्ट 2 उसमें रहने वाले लोग सिटीजन कौन है, इस सिटीजनशिप के लिए 3 एक्ट बनाए गए, सिटीजनशिप एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और एक पासपोर्ट एक्ट। पार्ट और उन सिटीजन्स का या बाकी लोगों का फंडामेंटल राइट्स और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। और क्योंकि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसीलिए इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बाकी देश में इसको इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। नहीं तो कोई भी पार्टी आके वो अपने अपने ढंग से इंडिया चला नहीं सकता है, दैट इज मैनिफेस्टो ऑफ इंडिया विच इज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हम लोग करेंगे भी आगे में, जैसे मनरेगा आया है, या फिर जो स्कूल में खाना दिया जा रहा है, मिड डे मील स्कीम, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा। हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें ये सब नजर भी आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इस्तेमाल करके लॉ जबरदस्ती बनवाया है सेंटर से या स्टेट से। इसके बाद इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया चलेगा कैसे, यानी कि सेंटर होगा, बाइकैमरल है, सेंटर और स्टेट। तो पार्ट 5 में यूनियन के बारे में है। अब देखिए कैसे चल रहा है, सबसे ऊपर सेंटर, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे म्युनिसिपैलिटीज, उसके नीचे पंचायत, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो पार्ट 5 में यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी ये रह गया था। तो पहले सेंटर, उसके बाद स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद आना चाहिए था म्युनिसिपैलिटीज, लेकिन उससे पहले आ रहा है पंचायत, उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस तरह से हमने पार्ट याद किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर पार्ट 5 में आ जाते हैं यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद आ जाता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। जब यूनियन और स्टेट्स हम लोग कर लिया, तो रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसी में आता है कि कौन सा
किस सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर लॉ बना सकती है, किस सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट टैक्स लॉ बना सकती है, ये सारी बातें यहाँ पर है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसके बाद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह आ गया। इसके बाद हम लोग जब शेड्यूल में आए तो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ प्रोविजंस एज टू प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर स्टेट के और सेंटर के वगैरह, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। शेड्यूल 4 में लिखा हुआ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में कितने कितने सीट्स होंगे। शेड्यूल 5 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड, ये जो 5 का डबल समझ लीजिए 10 होता है, तो पार्ट 10 से रिलेटेड शेड्यूल 5 है। और इसके बाद शेड्यूल 6 में स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जहां पर ट्राइबल एरियाज डिफाइन किया हुआ है। शेड्यूल 7 में ये इससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट्स, पार्ट 11 में ही नजर आएगा, आर्टिकल 246 में। ये शेड्यूल 7 का हिस्सा, जहां पर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, और लैंग्वेजेस। और शेड्यूल 9 हमने आपको कल ही बताया था, ये बाद में ऐड हुआ है। तो इतना हमने किया था आपके साथ। इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो पूछने के नहीं है, इसको एक बार तो गो थ्रू हो गए, उसके बाद ही शायद पूछने में क्वेश्चन अराइज होगा। एक बार जैसे कि आज जो जो जुड़े हुए हैं ना, इनका एक पीपीटी मिल जाएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा रिवीजन, ठीक है, उसको तो आगे भेज देंगे जाएगा। आपको, हाँ भेज भेज देंगे। दीजिएगा, क्या कि इतना इतना थोड़ा सा हैवी है, तो शुरू में तो समझने में समय लगेगा, है ना। बाकी धीरे धीरे तो आ रहा है ना। ये आज का पीपीटी देखे ना, वो हम कल अचानक सडनली ज्वाइन किए हुए थे, तो वो हमको बाउंस कर रहा था। आज लगे तो हाँ लगा कि आज शुरुआत यहीं से हो रहा है, अब यहाँ से इसको गो थ्रू करना होगा। शुरुआत तो हमने आगे यहीं से किया था। हाँ हाँ, नहीं वो पीपीटी मिल जाएगा ना, फिर उसको बीच बीच में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, जहाँ बीच में डाउट होगा बीच में क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप आगे कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से कल जहाँ थे उसके आगे से कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे ठीक है। करते हैं। कौन पढ़ेगा आर्टिकल 14 से? देखिए हम लोग कहाँ से कर चुके थे, हम लोग जो कर चुके हैं मैं एक बार बताता हूँ, रुकिए। ये आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल है ना, वो याद करना बहुत जरूरी है। जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड दिस। फिर सिटीजनशिप का 5 से लेकर 11, फिर फंडामेंटल राइट्स में 12 और 13 हम लोग कर चुके थे, करेक्ट है? हाँ ना, आपका बोलना बहुत जरूरी है। यस सर। हाँ, उससे मुझे पता लगेगा कि मेरी कल हम लोग 12-13 कर रहे थे, 12-13 कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसको हम लोग जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो क्या इसको हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल 1-2 से इन तक याद कर सकते हैं क्या? ये किस तरह, ये जरूरी है पार्ट 1 में इतना से इतना आर्टिकल है? यस यस, ये जरूरी है। ताकि बीच में कंफ्यूजन हो जाएंगे हम लोग। नहीं, वो है ही जरूरी। तो उसी तरह ही करना कि पार्ट 1 में अगर 1 से 5 है तो 1 से 5 आर्टिकल पार्ट 1 में आएंगे, उस तरह से ना। हाँ, देखिए अशोक क्या ठीक है, है ठीक है ठीक। मैं एक हाँ चीज हाँ बताता हूँ। एक होता है बिलो एवरेज स्टूडेंट, एक होता है एवरेज, और एक होता है अबव एवरेज। जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको पार्ट 1 आर्टिकल, उससे अंदर उस तरह से आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आप हजारों पेज का जजमेंट लिख पाते हैं या फिर प्लीडिंग बना पाएंगे। लेकिन और ये काम एज ए स्टूडेंट ही करना पड़ेगा। आपकी एज क्या है अभी अशोक? हेलो, ओ हाँ हाँ, क्या एज है आपकी? 35 हो गए हैं सर। 35। तो जॉब में होंगे आप? जॉब में रहते तो यहाँ नहीं हो पाते हैं फिर, लेकिन अभी हम सब कुछ छोड़ के ये कर रहे हैं लो ही। ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, पढ़ने के लिए याद करना बहुत जरूरी है, एक एक चीज एज इट इज, क्योंकि कुछ सोच के बनाया गया है ना इस पे। चलिए,
कौन पढ़ेगा आर्टिकल 14? पढ़ते हैं हम। पढ़ो। हाँ, तो जूम करने दीजिए। जूम करें? नहीं होगा, हम खुद कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम खुद कर लेंगे। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. हाँ, अब रुक जाओ एक बार, इसको है ना, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, तब सही रहेगा। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस ये होगा, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये जो एक पहला सेंटेंस, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फिर ये दूसरा सेंटेंस यहीं से शुरू करेंगे, दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, एक स्कूटर है जब रेड लाइट जंप करता है और एक BMW जब रेड लाइट जंप करता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो पेनाल्टी या फाइन लिखा हुआ है, क्या स्कूटर के लिए अलग लिखा हुआ है और BMW के लिए अलग लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये तो दोनों के लिए सेम होगा। सेम दोनों है। के लिए सेम है। यस। तो इसी को हम लोग इक्वालिटी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ जी द सर। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर, हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग सिर्फ पहले सेंटेंस को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने में सब बराबर है। सलमान खान मर्डर करे या फिर कोई एक आम पब्लिक मर्डर करे, दोनों के लिए जो इंडियन पिनल कोड में जो धाराएं लगेंगी वो दोनों के लिए सेम लगेगी या अलग अलग लगेगी? सेम लगेगी, सेम। सेम लगेगी। अच्छा अब दूसरा बताना मेरे को, इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब जो जिंदा पर्सन, कंपनी के बारे में नहीं कह रहे हैं हम लोग, कंपनी को तो खाना पीना नहीं चाहिए होता, जो इंडिविजुअल है, जो जिंदा आदमी है, उसी को खाना पीना चाहिए होता है। वो 1 रुपया कमाए तो भी उसको टैक्स देना है, और वो 3 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपया कमाए तो भी उसको टैक्स देना है। सही या गलत? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब इनइक्वालिटी है। टैक्स तो देना होगा दोनों को, लेकिन टैक्स में अलग अलग हो सकता है कि किसी को कम पड़ेगा, किसी अधिक। यस, यानी कि इनकम टैक्स में स्लैब रेट है या नहीं है? हाँ है हाँ सर। हाँ, उसमें है। लेबल बना हुआ है। तो 2.5 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना। हाँ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में अगर कोई इनकम कमा रहा है तो 5% टैक्स देना है। 5 से 10 में है तो 20% है, 10 से ऊपर है तो 30%, और ऐसे स्लैब बना हुआ है। मुझे एक बात बताइए, यानी कि जो कम कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना, जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना, जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसको बहुत ज्यादा टैक्स देना, ऐसा लॉ बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, बनाया हुआ है हाँ ना? है सर। अगर Yes, ऐसा sir. बनाया हुआ है तो क्या इक्वलिटी आया या नहीं आया? हाँ नहीं आया। नहीं आया। अगर नहीं नहीं आया तो ये गलत कानून एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया या नहीं बन गया? बन गया, लेकिन हाँ, नहीं सर, नहीं बना है सर। हैं? यहाँ ये है बन कि कुछ का होगा। क्योंकि इंडिविजुअल है, उसको जीवित रहने के लिए, उसके अकॉर्डिंग बचाने के लिए उस पे स्लेव या अच्छा, टैक्स कम किया है। एक मिनट रुकिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग है ना जंप नहीं करेंगे, और अभी फिलहाल जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सोचना है हम लोग को, ठीक है? जंप नहीं करना है। जी हमने सर। अभी आपके साथ क्या पढ़ा, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इस लाइन का मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। हमने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पर इनकम टैक्स में ये वाला सेंटेंस अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ।
नो सर, यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है। ये अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन नहीं आप होगा। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। हेलो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब बताइए, क्या वहां पर ये सेंटेंस अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? इनकम टैक्स में प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा। जी सर। हाँ हाँ, जी सर। तो क्या ये गरीबों को इनकम टैक्स का कानून प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। हाँ कर रहा है ना। कर जी रहा है सर। हाँ सर। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नहीं है? कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर लगेगा तो टैक्स लगेगा। ये जो क्लासिफिकेशन किया हाँ हुआ है, रीजनेबल है। हाँ रीजनेबल है, रैशनल है, कि गरीब से टैक्स नहीं लेना है। जो कमाई नहीं रहा, पहले वो अपना पेट भरेगा या पहले सरकार को टैक्स देगा? हाँ सर। जी सही सर। बात हाँ है या नहीं है? यस सर, ये यस सही सर बात है। सही है। तो उसको कानून की तरफ से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना जो चाहिए मिल सर। मिलना चाहिए। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, यही इजाजत देता है रिजर्वेशन का भी। इसी से रिजर्वेशन का कानून निकल के आता है। जितना भी रिजर्वेशन है सिर्फ इसके कारण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के कारण। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा किया हुआ बैंकों में। यस सर। यस, क्या है? क्या ये इक्वालिटी है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है? इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ द है, लॉज है। ऑफ लॉ है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नहीं है सर, ठीक है। है? हाँ हाँ आर्बिट्रेरी तो नहीं है ना? नहीं सर, है ठीक है, क्लासिफिकेशन है रीजनल। अच्छा, सीएसआर क्या होता है पता है आपको? नहीं। सीएसआर दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर इतना पैसा कमाते हैं, आपको तो 2% या 3% कंपलसरी आपको सोशल कॉज में खर्च करना ही पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में या पीएम केयर फंड में आपको डोनेशन देना ही पड़ेगा। ऐसा कानून बनाया हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये। लेकिन जो वो कंपनी जो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो उसको वो सीएसआर में खर्च करने की जरूरत नहीं है। बताइए, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है। अब जितना भी रिजर्वेशन आप देख लीजिए, जितना भी रिजर्वेशन है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को हो, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को हो, उन सबको ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के कारण वो रिजर्वेशन का कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सही बात। यस सर। ये जो लैंड रिफॉर्म आया था, जहां पर जमींदार के पास एक बहुत बड़ा एकड़ का जमीन उन लोग रख लेते थे, और जो डीलर्स है, जो असली किसान है, असली किसान, उसके पास लैंड ही नहीं था। क्या सरकार को उनसे लैंड लेके उन डीलर असली किसान को देना, क्या ये सेक्शन 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। आएगा सर। और सरकार ने ये किया भी। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग के मन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसा आ रहे होंगे जहां पर आपको लग रहा होगा कि इक्वालिटी है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ आएगा। तो मैं चाह रहा हूं उस पर सवाल किया जाए। कुछ है आपके दिमाग में? नहीं आ रहा है। अरे ऐसा हम लोग कैसे हो गया? ये देखिए, ये सब क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और बहुत सारा केसेस हुआ भी होगा। और क्लासिफिकेशन बताया, मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी, मस्ट बी रैशनल। और आप लोग के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना, उसमें भी ये सब कहानी लिखी होनी चाहिए। नहीं लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो जाएगा?
मेरे पे दुर्गादास बासु जी का किताब है, किसकी? दुर्गादास बासु जी का। तो उसमें तो होना ही चाहिए, वो सब बेस्ट बुक है। पूरा नहीं पढ़े थे इसका, ऐसा लगता है। निकालो आर्टिकल 14, उसमें तो होना ही चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा, उसको देख लेना। मुझे एक बात बताइए आप, यस सर, बताइए। अभी ये गुजरात में पटेल का आंदोलन हुआ था रिजर्वेशन के लिए, हरियाणा में जाट वालों ने आंदोलन किया था रिजर्वेशन के लिए, पता है आपको? यस यस सर। सर, हाँ चल रहा था न्यूज में सुने। और वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें रिजर्वेशन दो। बताइए, इज इट पॉसिबल? क्या सरकार कोई कानून बना सकती है कि हम पटेल समाज को रिजर्वेशन देंगे, जाट समाज को रिजर्वेशन देंगे? इज इट पॉसिबल? बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्या कानून ऐसा बन सकता है कि हम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम को देंगे, हिंदू को देंगे? कई स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटीज है तो वहां हिंदू को देंगे। फिर ये तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के अगेंस्ट मतलब उसके तहत बनाया जाएगा फिर। हम मतलब बना सकते हैं या नहीं बना सकते? हाँ या ना? हाँ अगर हाँ सर, लेकिन बना वो सकते फिर हैं। देखना पड़ेगा कि वो रीजनेबल है या नहीं है। क्यों? पटेल समाज को आइडेंटिफाई करना आसान है या मुश्किल है? आसान है है ना इस पर, तो आसान? फिर तो हर कास्ट आवाज करेगा कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है या नहीं है? तो यस है सर। सर, अब पॉसिबल हाँ, तो उसी है। के अभी अकॉर्डिंग, बस जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है या नहीं है? है मैं पॉसिबल है। अब मैं रिजर्वेशन मांगता हूं बिकॉज आई एम हिंदू, मैं रिजर्वेशन मांगता हूं बिकॉज आई एम मुस्लिम, मैं रिजर्वेशन मांगता हूं बिकॉज ऑफ माय कास्ट, दैट इज जाट और पटेल, मैं रिजर्वेशन मांगता हूं बिकॉज आई एम ब्लैक और व्हाइट, बिकॉज आई एम ब्राउन। पॉसिबल है? हाँ मांगने अगर का आर्टिकल तरीका। 14, तो आर्टिकल 14 जनरल है। तो अब हम लोग आर्टिकल 15 देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। कहाँ गया ये? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ते हैं। Provision of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. बस यहीं वेट करना। अब मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल 14 तो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओनली, देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ, ओनली ऑफ रिलीजन, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम करके, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज, ये सब करके आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, या इसको यूज करके आप कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकते, या और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, न रेस के कारण न कास्ट के कारण। तो पटेल समाज, जाट समाज अगर ये उठाता है तो रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। सेक्स, वुमेन अपना रिजर्वेशन नहीं मांग सकती है, एक्सेप्शंस हैं, बाद में लिखा हुआ है कि हाँ मांग सकती है, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं मांग सकती है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मांग सकते, या किसी और के आधार पर, यानी कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और या किसी और कारण, मतलब इनके कारण आप रिजर्वेशन नहीं मांग सकते। सही बात है? Yes, sir. अब no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। अभी बेंगलोर में एक केस हुआ था, मुझे याद नहीं है, जहां पर किसी महिला को उसके शॉप में घुसने से मना कर दिया गया था।
शॉप में नहीं सर, वो मंदिर में घुसने से मना किया गया था। नहीं नहीं, वो केरला वाला तो एक अलग कहानी है, वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं बिना चप्पल पहने साइकिल से किसी 5 स्टार होटल के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, क्या मुझे मना किया जा सकता है? नहीं, नहीं मना किया जा मना सकता तो है। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, और करता है पर तो कर देता है। करता है कर तो देता है। तो सर वहां पर तो अगर चाहे तो एक्शन। तो तो यहाँ का पॉलिसी है। अब देखिए ये कानून आया किस लिए था कि कई जगह, मैं पुराना बता रहा हूँ कि कई जगह लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सुना होगा आपने अंग्रेजों के जमाने में। यस सर। तो उसको वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उनके दिमाग में था, गांधी जी को ट्रेन से, अफ्रीका के किसी ट्रेन से इसलिए बाहर फेंक दिया गया था बिकॉज ही वॉज नॉट व्हाइट, सॉरी, हाँ, ही वॉज ब्लैक और ब्राउन। तो वो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। पढ़ो क्लॉज 2। पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, इसमें कास्ट। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ओनली है, इसको Only। ध्यान से पढ़ना। ओनली मतलब क्या दिखाता है सर? ओनली मतलब सिर्फ इसी के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो अब हमने ऊपर पढ़ा था, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जो रिजर्वेशन आज के डेट में है, वो किसके लिए है? मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो गरीब है उससे हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे, तो गरीब चाहे किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी रेस में हो, सेक्स में हो, प्लेस ऑफ बर्थ में हो, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर आप किसी ग्रुप को कुछ खास रिजर्वेशन देते हैं, तो वो ग्रुप रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी आधार पे आप नहीं बनाएंगे। मान लीजिए आप किसी को रिजर्वेशन देते हैं, आप देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना हिंदू मुस्लिम के आधार पर रिजर्वेशन की बात की हुई है। पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे? नहीं लिखा हुआ कहीं। नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंड चिल्ड्रन को तो देंगे, सीनियर सिटीजन को देंगे। अब सीनियर सिटीजन को देंगे तो जिसकी उम्र आज रेलवे में 60 साल या उससे ऊपर वाले उम्र को आधा टिकट या 1/4 टिकट लगता है या नहीं लगता? ऐसा लगता है, लगता तो है। तो वो किसी भी जात का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सेक्स उसका कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ उसको कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये डिफरेंशिएशन, अगर ऐसा कानून बना दिया जाए कि डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के कारण हुआ, तो वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यस सर। ठीक है, पढ़िए। यस सर। 15 clause 2, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to ये नंबर। इसको क्या ये पढ़ते हैं सर? सिर्फ ये पढ़िए। Access to shop, public restaurant, hotel, and place of public entertainment or use of wall। रुक जाओ। आप किसी भी 5 स्टार होटल में आप बहुत आराम से घुस सकते हैं, वो आपको रोक कभी नहीं पाएगा। अगर वो रोकता है तो उससे आप कारण पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आपको कारण तो पूछा जाएगा। पूछा जाएगा, भैया रोक क्यों रहे हो, कोई कारण तो होगा, तो वो बताएगा। और वो बताएगा, अगर वो कारण रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या का बता देगा, तब तो वो फंस जाएगा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। किसी भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में आप फ्रीली अंदर जा सकते हो। सही बात है? यस सर। अगर किसी शॉप में ये लिखा हुआ है, अब देखिए हर एक रेस्टोरेंट के आगे लिखा हुआ राइट्स टू एडमिशन रिजर्व लिखा हुआ होता है या नहीं लिखा होता है? हाँ, यस सर, लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है?
उसका Admission अधिकार है देने- किसी को घुसने दे या ना घुसने दे, कुछ रिजर्व हाँ, अपने किसी को वो अधिकार को चाहे रिजर्व तो रखता घुसने है, दे या ना घुसने दे। तो ये उसका वो- कुछ अधिकार रखा होगा। यस, मैं राजस्थान के एक 5 स्टार होटल में घुस रहा था, उसने ये कहा कि भैया हम घुसने नहीं देंगे। नहीं बोला, ये नहीं कहा घुसने नहीं देंगे, बोले घुस सकते हैं आप, लेकिन आपको अंदर जाके कम से कम 5,000 रुपीज पर पर्सन खर्चा करना पड़ेगा। हम लोग 3 लोग थे। तो उसने जो डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन जो लगाया है, क्या उसने उसका ग्राउंड रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ है, या फिर पैसा है? नहीं, No, sir. पैसा है ना, पैसा है। तो उसका रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन वैलिड है या यस सर, इनवैलिड है? वैलिड है सर। वैलिड है। हाँ वैलिड तो हो गया। आप किसी को, आप बोर्ड में नहीं लगा सकते कि हम इस रिलीजन को, इस कास्ट को घुसने देंगे। दैट कैन नॉट बी द रिस्ट्रिक्शन। करेक्ट? यस सर। अब बी पढ़िए। 15 clause 2b, the wall of well, tanks, bathing ghat, road and place of public resort maintained wholly or partially out of state fund or dedicated to use of the general public. अब देखिए इसमें क्या है कि कुआं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, इज ना, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। ये सब प्राइवेट ट्यूबवेल, टैंक, बाथिंग घाट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, जो भी बात कर रहा है पब्लिक की बात कर रहा है। करेक्ट है? Yes sir. तो अगर कोई पब्लिक वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट है और वो आम जनता के लिए है, तो वो आम जनता को आप रोक नहीं सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी और इनमें से किसी और कारण पे। सही बात है। लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो मेरा प्राइवेट है, मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। थर्ड पढ़। C number, third number. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. ठीक है, अभी एक्सेप्शन बन गया 1 और 2 का। Yes sir. आज मेट्रो में, बसेस में वुमेन के लिए रिजर्वेशन होता है या नहीं होता? Yes sir, होता है। तो हाँ, अलाउड है या नहीं है? अलाउड है। हाँ, allowed है? allowed है 15 आपका। हाँ ठीक है। 15(3) में। हाँ ठीक है। 15(3) में allowed है। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Children. तो अलाउड है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको मिलेगा जरूर, वहां पर आप आर्टिकल अप्लाई करते रहिए। मुझे एग्जाम्पल याद आता रहेगा, मैं बताता रहूंगा। 4 पढ़िए। Okay sir, 4 हाँ. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for scheduled caste and the scheduled tribes. कब आया ये आपका ये 4th कब आया? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट है 18 जून 1951 से एप्लीकेबल हो गया। 18 जून से, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आएगा या नहीं आएगा, ये 4th वाला? 4th वाला नहीं का आइडिया इसके बारे में। आर्टिकल 29 में क्या देख लेते हैं पहले। अरे जो आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था, ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ही तो कहानी है। हाँ अच्छा हाँ।
जहां पर क्लासिफिकेशन कर रहा है, किस तरह से क्लासिफाई कर रहा है बताइए, किसके लिए क्या क्लासिफिकेशन है? ये लास्ट का देखते हैं, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कौन होगा? शेड्यूल का, जिनको कास्ट को शेड्यूल किया गया आपका मतलब नहीं, ये ST SC वगैरह हो गया ना, ST ST। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जिसको हरिजन कहा था, जिसको छुआछूत, इस जात को छूना नहीं है, वो वाला जात। ओह, ठीक है ठीक है, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है सर, नहीं पता था। ठीक है। एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ट्राइबल एरिया, जो जंगलों में रहने वाले हैं, ये जो जंगलों में रहने वाले हैं, उनको तो एकदम बिल्कुल अलग कर दिया गया। इनके लिए कानून ही अलग बनता है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कानून पास हो जाए वो पूरे इंडिया के लिए तो बनता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब का एक शेड्यूल है, इसमें एक आर्टिकल है, मुझे याद नहीं है नंबर, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई उसका शेड्यूल ट्राइब को चलाने वाला जो हेड है, वो चाहे तो उस कानून को उस एरिया में लागू न करे। देखना चाहेंगे वो कानून कौन सा है, वो आर्टिकल? यस सर। मैं दिखलाता हूँ, मुझे याद नहीं है उसका नंबर क्या, आखिरी में ही है, 300 में समथिंग में है। मैं एक्चुअली एक बेनामी लॉ पे बुक लिख रहा था, वहां मैंने पढ़ा था। यस सर, देखिए आपका यूट्यूब पे को मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ भी है 373 में। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। अब देखो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आज भी छुआछूत मानना अलाउड है इंडिया में? नहीं, अलाउड नहीं है। कौन से आर्टिकल में अबॉलिश किया गया है? इक्वालिटी होगा। किस आर्टिकल से पूरी तरह से अनटचेबिलिटी देखो कहाँ लिखा हुआ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। जिस तरह से अमेरिका में जो स्लेवरी अबॉलिश हुआ था, एकदम साफ साफ शब्दों में यहाँ भी लिख दिया है कि वी अबॉलिश अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में। ये रहा, पढ़ो एक बार। Yes sir. Article 17, abolition of untouchability. Untouchability is abolished and is practiced in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offensive, punishable in accordance with law. ठीक है, तो ये ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड में क्या ऑफेंस का मैं क्या है वो लिखा हुआ होगा, लेकिन ये अनटचेबिलिटी इज शेड्यूल कास्ट। ये देखिए, द लॉ रेफर्ड इन आर्टिकल 17 इज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1889। Yes sir. तो ये एक्ट बना दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, और अगर कोई ऐसा आज भी करता है तो उसके लिए ऑफेंस का जो कानून है वो यहाँ लिख दिया गया। और इन्हीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक अलग क्लासिफिकेशन करके इनको हम रिजर्वेशन भी दे रहे हैं।
ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ सके, ये पढ़ाई कर सके, जॉब कर सके। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनके फाइन एग्जाम्पल है जिन्होंने ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में, अनटचेबिलिटी इतना ज्यादा था उस वक्त। बॉम्बे से वो महाराष्ट्र के रीजन से वो आते थे, वहाँ के स्कूल में, जो जिस स्कूल में जाते थे वहां पर एक शेड्यूल कास्ट के लिए था कि जो दलित जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो पानी तभी पी सकते हैं जब पीएन पिलाएगा। उनका अपना ग्लास भी नहीं उनका अपना ग्लास होगा और पीएन ही पानी पिला सकता है, यानी कि वो घड़ा में से लेना पड़ता तो पीएन घड़ा से निकालेगा और तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को देगा। और अगर पीएन बाई चांस छुट्टी पे है तो उस दिन वो सारे दिन प्यासे रह जाएंगे। तो ऐसे महान नेता ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो उन्होंने ये झेला है अनटचेबिलिटी। चलिए, तो उन्हीं को अब सोच के देखिए, उनको पढ़ने का मौका मिला, फिर लंदन गए और लॉ करके आए। वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी वही थे। तो ही वाज द मैन जिनका कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे आइए आर्टिकल 15 में हम लोग ये पढ़ रहे थे। यस सर। आर्टिकल 4 पढ़ रहे थे। 4 में मैं आपको बता रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट का एक क्लासिफिकेशन हो गया। इस शेड्यूल कास्ट को हम लोग रिजर्वेशन देंगे, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। यस सर। और देखिए किसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। वो 3 क्लासिफिकेशन किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। जिसको स्कूल जाने, मान लीजिए ऐसा कोई क्लास है जिसको स्कूल जाना बैन था पिछले 100 साल से, उसमें किसी भी स्कूल में वो नहीं पढ़ाई करेंगे, तो उनको रिजर्वेशन दिया गया। गरीब, इसमें गरीब का कहानी ही नहीं है। गरीब के लिए बाद में रिजर्वेशन इकोनॉमिकली जो ऐड हुआ था, इकोनॉमी जहां पर 10% आया था, कहाँ गया, 6 में था ये। चलिए मैं आगे देखूंगा। तो ये जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ये जब आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए आया था तो मैं इसका डिबेट पढ़ रहा था। उसमें किसी ने कहा कि ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को आप जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, इससे अच्छा जो गरीब है उनको आप रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस वक्त नेहरू जी के जमाने में। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें देखिए कितने सारे शब्द हैं, इसको कैसे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है वी डोंट नो। मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट के पास एक सही तरीका हो इसको आइडेंटिफाई करने का कि ये सोशली बैकवर्ड क्लास है और इसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। और इनको रिजर्वेशन कहाँ दे रहे हैं? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एक बार निकालते हैं, यहाँ निकालता हूँ आर्टिकल 29 क्लॉज 2। पढ़ो इसको। Yes sir. Article 29 clause 2. No citizen shall be denied admission to any education institution maintained by state or receiving aid out of state fund on ground only of religion, race, caste, language or any of them. अब देखिए किसी भी स्कूल में, कॉलेज में शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे क्या एडमिशन मिल पाएगा? शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे क्या एडमिशन मिल पाएगा? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पे क्या आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 2 एडमिशन होने देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। इसीलिए वहां पर जो लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे? ये वाला, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29। बोले आर्टिकल 29 सब जो क्लॉज 2 है उसको भूल जाइए, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन ये आर्टिकल सर्वोपरि है,
ये आर्टिकल ओवरराइड करेगा इस आर्टिकल 29(2) को, और हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्कूल्स कॉलेजेस में रिजर्वेशन देंगे। आया? यस सर। समझ में आ रहा है? लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जब लिखता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2, तो हमने 29 सब रूल 2 पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ था कि नहीं देंगे। 15 सब रूल 4 कह रहा है कि हम दे देंगे। और ग्राउंड क्या होगा देने का? सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन होना चाहिए, या शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, या शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। ठीक है? यस सर। चलिए 5 पढ़ो। Nothing in this article or any subclause G of clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, or for the scheduled caste or the scheduled tribes, insofar as such special provisions relate to the admission to educational institution, including private educational institution, whether added or unadded by the state other than the minority educational institution referred to clause 1 of Article 30. ये कब आया? ये वाला आर्टिकल 5 कब आया? मेरे पास जो लिखा हुआ 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 विद इफेक्ट फ्रॉम 20th जनवरी 2006। यस सर, मेरे भी सेम लिखा हुआ है सर। Nothing in this article or in subclause this shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any, वर्ड क्या लिख रहा हुआ? एडवांसमेंट। यहाँ भी वर्ड एडवांसमेंट of any socially and educationally backward class of citizens, scheduled caste or scheduled tribe। इस एग्जैक्ट यहाँ लिखा हुआ है। दोनों तो सेम लग रहा है सर मेरे को। ठीक है, ये आर्टिकल 29 सब रूल 2 को कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स को वो फोर्स कर सकते हैं, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। तो पहले जो केंद्र विद्यालय या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसी में रिजर्वेशन था। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन हम फोर्स नहीं करेंगे अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो। एक बार आर्टिकल 19(1) पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ, तब जाके ये पूरी तरह से क्लैरिटी आएगी। एक बार आर्टिकल 19(1) 19(1) इसको क्यों ओवरराइड कर रहा है? To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। किसी को समझ में आ रहा है ये इसको क्यों ओवरराइड कर रहा है? नहीं 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 आ रहा। नहीं आ रहा, फिर से पढ़ते इसको। To practice any profession or to carry on any occupation, ट्रेड और बिजनेस। मैं कोई भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, और मुझे स्टेट प्रिवेंट नहीं करेगी। सर कुछ बोले क्या इसमें, तो समझ में आ रहा था। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं सकते वो, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को वो फोर्स कर रहा होगा कि आप जो भी आपका ये 19(1) का, एक मिनट रुक जाओ, ये 19(1) का जो रेस्ट्रिक्शन है वो देखते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन है,
19(1)(g) है ना? अरे वो बंद हो गया। नहीं सर 91G लिखा हुआ है। 19(1)(g) मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये 19(1)(g) को क्यों है। मैं ये जो है ना 93rd अमेंडमेंट का मैं लोकसभा का डिबेट ये सब पढ़ूंगा तब आई विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाई दे आर राइटिंग 19(1)(g). सर डिबेट मिलता है मार्केट में ये? हाँ जी, डिबेट कहाँ मिलता है? डिबेट फिर से पढ़ने के बोलो। लिए कहाँ मिलेगा? सर डिबेट कहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा हमको? तो गूगल करो ना। देखो लोकसभा का अपना वेबसाइट है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना वेबसाइट है, सबका वेबसाइट है। ओके सर। अभी गूगल तो करो ये मिल सर जो जाएगा। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सर गूगल से की बुक का है ये सर? क्या चीज? ये गूगल का है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये गूगल का है कि बुक से है? नहीं, ये तो एक वेबसाइट का है उसका। देखो इसका हम लोग कमेंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इसका एग्जैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं जो अमेंडेड है। अच्छा। ठीक है, अगर हम पुराना जो गूगल से डाउनलोडेड है तो वो अमेंडेड नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। हाँ वो तो फ्रेश नहीं रहेगा, वो तो हाँ, हर इंडिविजुअल का अपना अपना थॉट विचार आ जाएगा। हाँ, अच्छा तो इसका साइट मेंशन नहीं कर रहा है, कौन सा साइट पे ये है? नहीं ये तो पेड वेबसाइट से मेरा लिया हुआ है। अच्छा पेड वेबसाइट है, हाँ, पीडीएफ वो पेड शो कर वेबसाइट रहा है। से है। हाँ हाँ, ये पेड ओके वेबसाइट ओके। है। तो और दूसरा जो स्टूडेंट एडिशन का बुक होता है ना वो अपडेटेड नहीं होता है। वो जो ऑथर है वो अपने वो कंफ्यूज कर देता है, हर किसी का अलग अलग कंफ्यूज कर देगा फिर वो। हाँ, और हमें एज ए लॉयर हमें अच्छा लगता है कि हम बेयर लैंग्वेज पढ़ें जिससे मजा आए। हम अपना इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, हम ऑथर का इंटरप्रिटेशन नहीं समझना चाह रहे। ठीक बात है या नहीं है? यस सर। सही है सही है सर। अभी तो हम काम चलाने के लिए बेयर एक बुक से पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ देखो समझ में ये आता है क्या कुछ कुछ। होता है कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमें मिल जाए। ये देखो 93rd अमेंडमेंट में इसको खोलता हूँ, क्या लिखा हुआ है 93rd अमेंडमेंट। ये तो एक ही पेज मिला। ये देखो इस 93rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल, इकोनॉमिक टाइम्स का। अगर मैं इसमें लिखता हूँ लोकसभा डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस, ये रहा लोकसभा, मिल गया ना? सब कुछ मिलता है आजकल। ये रहा डिस्कशन, एक चीज लिखा हुआ है। कौन सा था वो आर्टिकल? 19 सर। नहीं नहीं, आर्टिकल 15 था ना। 15 सर। हाँ 15 पढ़ रहे थे। क्लॉज 5 सर। लेकिन जो बिल आएगा उसमें 15 नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा। क्या अमेंडमेंट आया वो देखते हैं, रुको। अमेंडमेंट सर आपका हाँ 93rd अमेंडमेंट सर 2005 का। 19 से मिलेगा नहीं, लेकिन नहीं मिला ना। हाँ, इसमें अमेंडमेंट है ही नहीं, इसमें डिस्कशन नहीं है, खाली जो जो डिस्कशन में पार्ट लिया उन सबका नाम लिखा हुआ है। रुक जाओ भैया। ये पढ़ो, कुछ कुछ लिखा हुआ तो है। ये रहा। In India, the constitutional this Article 15, in which stated nothing shall prevent the state from making any provision by law for the advancement of any socially and equally this requisite, ये requisite लिखा हुआ है। Greater access to higher education including professional education is of great importance.
to a large number of students belonging to scheduled castes, scheduled tribes, and other socially and educationally backward classes of citizens. The reservation of seats for the scheduled caste, scheduled tribe, other this admission to is derived from the provisions of this. At present, the number of seats available in aided or this. देखो ये तो हमें भी समझ में आ रहा है जो ये लिख रहा है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(g) को वो क्यों कोट कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 6 पढ़ो 6। Nothing in this article or sub-clause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state making law making some एक मिनट। पढ़ो यहां से। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? ओ ठीक है, ओ सॉरी मूड की वजह से बोल रहे थे, मूड की ओके ओके। ठीक है। 2A any special provision for advancement of any economical weaker sections of citizen other than the classes mentioned in clause 4 and 5। अब रुक जाना। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितने क्लासिफिकेशन कर चुका है। 1951 में उसने कहा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये चौथा क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, करेक्ट है? जी सर। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है वो कहता है अदर देन 4 and 5, यानी कि शेड्यूल कास्ट में अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो वो नहीं आएगा, शेड्यूल ट्राइब में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो वो नहीं आएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में कोई इकोनॉमिकली वीकर है तो वो नहीं आएगा। सही बात है? जी सर। क्योंकि लिखा हुआ अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 and 5। बी पढ़ो आप, B. Any special provision for advancement of any economical weaker section of citizen other than the class mentioned in clause 4 and 5 insofar as such special provisions relate to their admission to educational institution including private education institution whether added or unadded by state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30 which in the case of reservation would be in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of total seat of each category। ठीक है, एक मिनट वेट करना, एक बार आप लोग आपस में डिस्कशन करो, मैं आता हूँ। जी सर। For the purpose of this article and article 16, the economical weaker section shall be such as may be notified by state from time to time on the basis of family income, other indicator of economical disadvantage। वो मंथली इनकम के बेसिस पे ग्रुपिंग हुआ लगता है। हाँ क्या चंदन जी? जी सर, है ना, जो क्रिमिनल डिवाइड किया गया था ना। नहीं, आइडिया नहीं है सर जी इसमें। रिजर्वेशन में एक मेंशन किया गया था ना, इकोनॉमिकल बेस, अगर कोई पर्सन का कमाई अगर उस तरह से नहीं है तो उसके बिहाफ में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वही वाला होगा। नहीं आइडिया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल एंड 16 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हाँ बोलिए। और आर्टिकल कितना है ये आर्टिकल आपका है आर्टिकल है 2 का भी है 29। ये फंडामेंटल अच्छा, राइट तो हम लोग एक से 11, 12, 13, 14, 15 काहे नहीं पढ़ रहे हैं? बीच बीच में कभी यहाँ कभी वहां जा रहे हैं। जहाँ लिंक, जिसका जो लिंक है ना उसको पढ़ा जा रहा है, जो इससे लिंक है आपका। अच्छा। जो आर्टिकल में लिख दिया था, आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ रहता है आपका ना, इस आर्टिकल से हाँ। रोका नहीं जाएगा आपका।
जिस तरह तो बे उसको टू क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा आर्टिकल चलेगा। हाँ चले गए, और वहाँ पढ़ के समझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। ऐसा पता ओके है, ओके ऐसा ओके लिखा नहीं है बुक में जो है ना, मेरा जो बुक आपका है, उसमें थोड़ा इस तरह नहीं, जितना सा डिटेल बढ़ा रहे हैं ना अच्छा तरीके से, हाँ बुक में कहाँ मिल रहा है, वहाँ तो पॉइंट दे दिया बस, पॉइंट के बाद खत्म, पुनः वो नहीं चलेगा ना, जैसे मेरा बुक कुछ है ही यही नहीं एक समझ। बेनिफिट होता है आपस में डिस्कशन करने से, हाँ थॉट्स मिलते खुलते हैं, तो कोई जानकार आदमी बता रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ नॉलेजेबल पर्सन चाहिए ना, डिस्कशन का फायदा क्या होगा, नॉलेज ही नहीं किसी को तो। मैं तो मानता हूँ कि मैं 0 पे हूँ, यहाँ कुछ भी अगर कोई जानकारी चीज बताएगा मेरे लिए बेनिफिट ही होगा। हम पढ़ क्या जाए थे, फिर भी थोड़ा सा ना लग नहीं क्या पढ़े, कुछ पढ़ भी नहीं कैसा लग रहा हमको। वो रट्टा मारना अलग चीज हो गया, और समझना कॉन्सेप्ट क्लियर करना वो अलग चीज होता है। हाँ। क्या सही डिस्कशन होना चाहिए, सही। मेरा मोबाइल तो खराब हो गया इसमें। कितने बजे तक चलता है? जब तक सर पढ़ाए, 8 बजे तक पढ़ाते हैं सर ये जनरली। 8 तो बजिए गया। कोई बात नहीं है। चंद्र जी कितना आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है इसमें? देखिए ये सर सिलेबस से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को पूरी आर्टिकल कितना पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है कितना? कितना याद है 200-300 है, 395 अभी तो मेरे पढ़े ख्याल थे फर्स्ट। 395 ही सारे मेरे ख्याल से हैं। देख ले देखो, हाँ हम लोग 395। 395। क्या डिस्कशन हुआ? कुछ नहीं सर। इकोनॉमिकल बेस में मतलब सर हमें लगता है किसी इंडिविजुअल का अगर उसकी इकोनॉमिक की क्या कंडीशन जो है, कितना आमदनी है, उसके बिहाफ में रिजर्वेशन। यस, वो तो ठीक बात है। मैक्सिमम 10% दिखा रहा है आपका ये। हाँ तो बीच में तो हल्ला हो रहा था ना कि 10% दिया जाएगा। रिजर्वेशन है ना, 2 तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको और रिसर्च करना है ताकि मैं एग्जांपल से समझा सकूं आपको कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। जब वो समझ में आ जाएगा ना, तब ये मैक्सिमम 10% और टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी क्या कहता है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में कह रहा है, तो उसको हम लोग को समझना होगा। क्योंकि रिजर्वेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि जनरल कैटेगरी को नुकसान ना हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए टोटल 300 सीट्स है, उसमें शेड्यूल कास्ट बैठा, शेड्यूल ट्राइब बैठा, और सोशली कौन सा एक क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, कहाँ गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बैठा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी बैठा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी बैठा। अब आप समझिए इस चीज को, 300 सीट है, और मान लीजिए टॉप 400 या टॉप 20 में, उस टॉप 20 में शेड्यूल कास्ट का एक बंदा आ गया जो टॉप 20 में ही आ गया। अगर वो टॉप 20 में ही आ गया है तो क्या उसको हम रिजर्वेशन वाला मानेंगे या विदाउट रिजर्वेशन वाला मानेंगे? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा मैं और बताता हूं। मान लो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, 3 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए,
और एक शेड्यूल कास्ट टॉप कर गया, तो क्या मानेंगे? वो जो 3 सीट्स खाली रहेगा या भर जाएगा? उसमें से एक सीट भर जाएगा। वो खाली रह उसमें से जाएगा। एक सीट भर जाना चाहिए। नहीं, खाली रह जाता। मैं अब देखो, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन कहेंगे। तो इसको आप लोग भी गूगल करके थोड़ा सा रिसर्च करना, तो इसमें नजर आएगा। और जनरली मुझे लगता है पूरे इंडिया में वर्टिकल रिजर्वेशन चलता है कि शेड्यूल कास्ट अगर ऊपर चला गया है तो 3 सीट में से एक सीट शायद भर जाए या ना भरे। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे चेक करना होगा, लेकिन मैंने आपको फूड ऑफ थॉट तो दे ही दिया है कि आप पता कर सके। ठीक है ना? जी सर। रिसर्च जरूर करना। जी सर, करेंगे सर। हाँ हाँ। हम कल देंगे भी। अब इसमें अगर इसको मैं पढ़ूं तो सारा कुछ सेम है, बस इसमें एक और क्लास इन्होंने बना दिया जिसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। यानी कि जो गरीब है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कहीं भी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली जो ऑलरेडी जिसको रिजर्वेशन मिल गया उनसे अलग है। और इन्होंने ये भी लिख दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो अब इसका हर एक स्टेट का कानून देखना होगा जिन्होंने 10% का रिजर्वेशन बनाया है, और उन्होंने क्या क्राइटेरिया लेके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनाया है, ये भी चेक करना होगा। तब जाके पता लगेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली, वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ठीक है जी सर। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 में। पढ़िए। आर्टिकल 16 1 से पढ़े सर क्या? क्लॉज 1 से ना? विशाल पढ़ रहे हो? कौन पढ़ रहा है? विशाल पढ़ रहे हो? चंदन पढ़ रहा। हम तुम पढ़ रहे हो? आर्टिकल 16। चंदन पढ़ रहा है, ठीक है। जी सर। Equality of opportunity in matter of public employment. Clause 1. There shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. अब रुक जाना। जी सर। There shall be equality of opportunity, इसका मतलब क्या हुआ? Equality of opportunity. There shall be equality of opportunity for citizens. उसको अपॉर्चुनिटी को मिलना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी का आपका एम्प्लॉयमेंट में। अब देखो, एजुकेशन में तो हमने रिजर्वेशन दे ही दिया आर्टिकल 15 में। जी सर। अब यहाँ पर रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में होगा। आज स्टेट गवर्नमेंट में, पीसीएस में, यूपीएससी में, सब जगह, बैंक पीओ, ये सब के एग्जाम में सब जगह रिजर्वेशन है या नहीं है? जी सर, है सर। तो ये एम्प्लॉयमेंट का है। देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ही आप समझ लीजिए, जिसको हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जी सर। ठीक है, ये भी एक रिजर्वेशन है। वहां इक्वल प्रोटेक्शन लिखा हुआ था, यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है। यस सर। पढ़ो आगे। Clause 2. No citizen shall, on ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, resident, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under state. ठीक है, तो अगर किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा, इसका मतलब यही निकलता है। जी सर। थर्ड पढ़ो। अब एक्सेप्शन बनाना शुरू कर देंगे ये लोग। जी सर। Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as the resident with the state or union territory prior to such employment or appointment. अब देखो, ये जो थर्ड है ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट। फोर्थ कहेगा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। दोनों में सेम है, थर्ड और फोर्थ में। यहाँ पर पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है। किससे रिलेटेड कानून बना सकता है? फॉर इन रिगार्ड टू क्लासेस और क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट
or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. मुझे एक बात बताइए, ये जो क्लॉज है, अच्छा झारखंड में, क्या झारखंड में रहने वालों को रिजर्वेशन मिलता है क्या? मिलता है सर। हाँ जी, झारखंड का मिलता हाँ, है। झारखंड का मिलता है। कहाँ मिलता है ये? सब पूरे झारखंड में। नहीं नहीं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस गवर्नमेंट। अच्छा, जो पीसीएस देते हो, पीसीएस झारखंड जो पीसीएस होता है, उसमें क्या झारखंड वालों के, जो झारखंड से जो +2 पास किया है, उनके लिए कितना रिजर्वेशन है? कुछ कुछ फॉर्म ऐसे आते हैं कि सिर्फ झारखंड के का ही भर सकता है, बाहर के बच्चे नहीं फॉर्म भर ऐसा आता है जो सिर्फ झारखंड हाँ। वाला ही भर सकता है? Yes, जैसे उसका जेएसएससी आता है, क्या आता है? जेएसएससी झारखंड एसएससी। ओके, और वो सिर्फ झारखंड वाला भर सकता है? जेपीएससी में भी ऑलमोस्ट रिजर्वेशन रहता है उसका, सिर्फ झारखंड वाला? कुछ उसमें है आपका 1-2 सीट रहता है, बस ज्यादा नहीं, 1-2 सीट रहता है आपको बाहर के लिए। अच्छा, रेलवे में? नो आइडिया सर। रेलवे तो सेंट्रल का हो गया ना सर, तो वैसे उसमें ही तो पूछ वो स्टेट के लिए रखेगा। इसमें झारखंड स्टेट तो उसका कंट्रोल नहीं करता है, तो वो तो उसमें नहीं बता पाएगा, कर पाएगा। तो मुझे इसलिए रेलवे याद आ गया कि बिहार और यूपी से एक बार महाराष्ट्र में एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था रेलवे का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार हुई थी। है तो ना? वहाँ तो बिहार वालों को बोला जा रहा था कि नहीं भरने देना नहीं है। देंगे, महाराष्ट्र वाला दे दो सबको। हाँ, फोर्थ ग्रेड या कोई भी भगाया ग्रेड भी का था। है ना? ये सब माइनर गलती पे उसको बाहर निकाल दे रहा था, एग्जाम देने से रोक दे रहा था। हाँ, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। उसमें केस भी था सर, कोई किया था आपका, कोई हाई कोर्ट का वकील था आपका, झारखंड हाई कोर्ट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो था ही सर, बट वहाँ बाय फोर्सली अब उस चीज को अदर मैटर करके भगा दे रहा, ताकि वहाँ को मौके महाराष्ट्र स्टेट को ही मिल पाए, इसी वजह से। हाँ, तो ये तो गलत हुआ, रेलवे में तो होना नहीं चाहिए ऐसा। गलत तो हुआ, तो इसलिए तो हंगामा भी हो गया था बहुत ज्यादा। उसमें सर हमको याद है ना, जब हम लोग एग्जाम देने गए थे तो उसमें ना, मतलब डायरेक्ट नहीं बाहर नहीं निकाल रहा था, उसको गलती खोज रहा था, हल्का गलती भी खोज रहा था, बाहर निकाल दे रहा था आपका। आधार कार्ड का जैसे था ना, तो आधार कार्ड नेट का डाउनलोड किया लेके जा रहा था आपका, हल्का सा एरर, हल्का सा ना जो प्रिंटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं था आपका उसमें, उसको बाहर निकाल दे रहा था। किसी कोई आपका लेमिनेट तो वही आर्टिकल 14 का वायलेशन ना होकर दूसरा मैटर दे के निकाल दे रहा, ताकि कोई केस नहीं कर सके, आर्टिकल 14 को भी वायलेशन ना हो, इसीलिए कोई भी दूसरा मैटर पॉइंट निकाल के कर दे रहा हो। उसमें बहुत क्या कहते हैं सर ना, जिसका ईयर लिखा हुआ था उसको बाहर निकाल दे रहा, बोल रहा पूरा डेट चाहिए हमको, मंथ प्लस डेट, मंथ डे और ईयर। बहुत आधार कार्ड में ईयर लिखा रहता है, उसमें बाहर निकाल, मेरे फ्रेंड को बाहर निकाल दिया था, लेडी फ्रेंड थी मेरी। अच्छा, अब ये थर्ड देखो क्या लिखा हुआ, एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन स्टेट, यानी कि अगर उस स्टेट के अगर आप हैं तो उस स्टेट में अगर अपॉइंटमेंट के लिए एक रिजर्वेशन पॉसिबल है, इसका मतलब यही निकलता है। पढ़ के देखो एक बार। जी सर। 16(3) Clause 3. Nothing this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or any local or other authority within a state or union territory. Any requirement as to residence within that state or union territory. जी सर। प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट का अगर वो कुछ वैकेंसी निकालते हैं तो उसके पहले वैकेंसी के फॉर्म में ही वो लिख देंगे कि इस स्टेट का इतना रिजर्वेशन है या इस यूनियन टेरिटरी वालों का इतना रिजर्वेशन है। सही बात है? जी सर, डिक्लेरेशन पहले करना होगा उनको। और ये यूनियन टेरिटरी इन्होंने कब ऐड किया? ये न्यूज़ में लिखा हुआ नहीं है, 30 नंबर का लिखा हुआ नहीं सर, आइडिया नहीं है सर। यूनियन टेरिटरी नो आइडिया सर, इन्होंने बाद में ऐड किया है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, देखेंगे बाद में। फोर्थ पढ़ो, फोर्थ। जी सर। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not
adequately represented in the service under the state. कमाल है भाई, ये किस तरह से क्लासिफिकेशन करा? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कौन हो गया ये? नहीं आइडिया सर। कोई आइडिया है? तुम लोग इतना जो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरा होगा उसमें रिजर्वेशन में क्राइटेरिया तो लिखता होगा ना वो? उसमें एसटी एससी भी करता सर, ओबीसी नहीं, एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में ये कह रहा है क्या? वो तो एक साफ लिख देता है। बैकवर्ड कास्ट होती है सर, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो होती है ना, उसी में ये बैकवर्ड कास्ट का मेंशन किया हुआ है। एबीसी डिफाइन किया गया है, वो आपका इकोनॉमिकल बेस पे बीसी क्लास को अच्छा, डिवाइड किया गया है। आप बताओ, जब ये लिखता है इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट, मान लो झारखंड गवर्नमेंट है, तो झारखंड गवर्नमेंट के पास मान लीजिए 50,000 एम्प्लॉई है, तो क्या 50,000 एम्प्लॉय से वो उसका डेटा को एनालाइज करेगा? फिर झारखंड के पॉपुलेशन को वो एनालाइज करेगा, झारखंड के पॉपुलेशन में कौन सा ऐसा बैकवर्ड क्लास है जो उस 50,000 के उसमें एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं करा, तभी तो रिजर्वेशन देगा। हाँ, उसी पे भी आप तो ये जब पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा तो उसमें क्या वो कास्ट ये सब पूछता है ना? रिजर्वेशन का आधार जो है वो पॉपुलेशन में ये सब डेटा पूछेगा, तब तो रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन सही होगा। नहीं तो रिजर्वेशन का तो गलत फायदा लोग उठाएगा, जिसको सही में रिजर्वेशन का तो गलत फायदा उठा ही जा रहा है ना? तो उसके लिए एक अलग मैटर है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन रजिस्टर बनता है, जो सेंसस होता है, वो सही ढंग से हो जाए। उसमें जो आप बेनिफिट या प्रिविलेज किसी खास सोसाइटी को देना चाहते हैं, तो उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। सही बात है यानी उसका डेटा ही सही नहीं देता है, डाटा देता ही नहीं है। गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए लोग अपने आप को स्तर नीचे गिरा देता है, जबकि इंडिया को लोग चाहता है कि ग्रो हो, लेकिन यहाँ बेनिफिट लेने के लिए खुद को कैटेगराइज नीचे कर रहा है, तो मेंशन तो विकसित देश में ही आएगा, डेवलप कहाँ हो पाया। सही बात है। चलिए 4A पढ़ते हैं। जी सर। Clause 4A. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matter of promotion with the consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe, which in the opinion of state are not adequately represented in the service under the state. ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशन मिलेगा। मान लीजिए नॉर्मल प्रमोशन किसी का 15 साल में वो कमिश्नर बनने वाला है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो सकता है 7 साल में उसको कमिश्नर बना दे। यही मतलब निकलता है शायद ये सर लिखा तो इसमें। हाँ, एकदम सही यही है। हाँ, डर गया। 4B पढ़िए। हो जाएगा। हाँ, तो ताली बजाओ, ट्राइकोलर तो नहीं है। मजा आ गया, ट्राइकोलर नहीं है। अशोक जी माइक ऑफ करिए अपना। हेलो अशोक जी। 4B. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancy of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision of reservation made under the clause 4 or clause 4A as a separate clause of vacancies to be filled up in any succeeding year or year and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up, determining the ceiling of 50% reservation of total number of vacancy of that year. And this ceiling. मुझे पढ़ने दो। Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provisions for reservation made under clause 4(4)A as a separate class of vacancies to be filled up in succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year
in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 10 वैकेंसी है, सेकंड ईयर में मान लीजिए 5 वैकेंसी है, टोटल कितना हो गया? 15 वैकेंसी हो गया। और ये कह रहा है कि ये 10 वैकेंसी को अलग देखेंगे, 5 वैकेंसी को अलग देखेंगे, मतलब 50% जो देखेंगे दोनों को मिला के नहीं देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। मतलब तो यही निकल रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल इसको कैसे अप्लाई करना है वो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ पढ़ते हैं। This nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. अब इसका मतलब देखो सिंपल है कि किसी मंदिर में कोई पुजारी होगा तो वो हिंदू ही होना चाहिए, मुस्लिम नहीं हो सकता। जी सर, शायद ये बता रहा है। तो ये और वाइस वर्सा, मस्जिद में मुस्लिम ही हो सकता है और चर्च में क्रिश्चियन ही होगा। तो अगर ये अपने अपॉइंटमेंट में अगर ये रीजन का रिजर्वेशन लिखते हैं तो वो अलाउड है। समझ में आ गया? जी सर। Nothing in this article shall affect the operation of any law, यानी कि ये आर्टिकल किसी भी कानून के ऑपरेशन को रोकेगा नहीं, which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution, यानी कि जो ऑफिस में बैठने वाला है, जो और कौन से ऑफिस में, जो रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के अफेयर को चलाएगा और या उसके गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनेगा, shall be a person, वो वही होगा जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का होगा या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का होगा। करेक्ट है? जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, पुजारी ब्राह्मण ही हो ये जरूरी है? बनिया नहीं हो सकता? ये आइडिया नहीं है सर। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो ना। ओहो, हाँ ठीक है सर, होना तो चाहिए सर, अगर इस पे देखा जाए तो हो सकता है। हो सकता है ना। नहीं याद रखना कि नथिंग दिस आर्टिकल से प्रिवेंट स्टेट रिलीजन को अलाउ कर रहा है, लेकिन रिलीजन में आप कास्ट नहीं घुसा सकता कि नहीं ये बनिया ही पुजारी हो सकता है, ब्राह्मण ही नहीं हो सकता या और कोई कास्ट नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मेल नहीं हो सकता, फीमेल नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है। सिर्फ रिलीजन का एक फैक्टर इसमें है। करेक्ट है? जी सर। एक हम सुने थे बहुत पहले पेपर में पढ़े थे आपका, उसमें ना साउथ का मंदिर में ना एक ना मतलब कोई और पुजारी था सर, हम सुने थे, कंफर्म नहीं है। मतलब क्या पुजारी था? कोई साउथ का मंदिर जो था ना उसमें ना मतलब ब्राह्मण पुजारी नहीं था, कोई और पुजारी था। वहाँ कोई एक्ट बनाते रहते हैं, वहाँ कोई रूल बना था ना, उसका आधार पे बना था। वो पहला गे ब्राह्मण पुजारी था आपका, मेरे ख्याल से हाल में पढ़े थे आपका हिंदुस्तान वाला में, हिंदी वाला। 6 पढ़ो। तुम अनम्यूट करो अपने आप को, 6 पढ़ो। सॉरी म्यूट कर दीजिए, सॉरी। ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर the reservation of appointment or post in favor of any economical weaker section of citizen or other than the classes mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of post in each category. वाह, समझ में आ गया ना? ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी अपॉइंटमेंट में यानी कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे रहे हैं। जी सर, आगे सर। अब 4 हो गए, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है और अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन है। 4 क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली क्या लिखा हुआ था, कहाँ गया, 1951 में ही बनाया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और 1990 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कब बनाया गया? ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यही तो बना दिया गया था।
छठे नंबर पे ये रहा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जी सर, हाँ लिख गया। कब आया ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस? 2005 में, 2019 में, 14 जनवरी 2019। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 14 जनवरी 2019 मोदी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट में दोनों जगह मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% तो दिया ही दिया। जी सर। आर्टिकल 17 ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 17 यस सर, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी शायद था। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कंफर्म नहीं है सर, यहाँ ठीक है? वही है सर। जी सर। आर्टिकल 18 छोटा सा है, एक बार पढ़ लो एक बार फटाफट। Yes, sir. Abolition of titles. Abolition of no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. ठीक है, तो मतलब डॉक्टर का टाइटल दे सकती है, मिलिट्री का टाइटल दे सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई और टाइटल नहीं दिया जा सकता। आगे ठीक है। No citizen of India shall accept any title from any foreign state. ये है ना, मैं बहुत ढूंढने की कोशिश किया कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये टाइटल का मतलब क्या होता है। जैसे महाराज और सरदार और ये सब ऐसा बहुत सारा टाइटल था जो दिया जाता था, लेकिन इसमें भारत रत्न या पद्म विभूषण जो अवार्ड होता है वो अवार्ड टाइटल नहीं होता है। अब मान लीजिए अभी शाहरुख खान को डॉक्टर का उपाधि दे दिया गया, या फिर किसी और को फॉरेन यूनिवर्सिटी तो दिया ना। Yes sir, already दिया था। तो ये कौन सा टाइटल के बारे में बात कर रहा है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। लोगों को पता हो तो बताओ। नहीं आइडिया सर। तीसरा पढ़ो। ठीक है। No person who is not a citizen of India shall, while he hold any post of profit or trust under the state, accept without the consent of president any title from any foreign state. फोर्थ पढ़ लो। जी सर। 4. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of president, accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. यस यस यस, ये अच्छा है। समझ में नहीं आया सही है। No person. इसका मतलब अगर जितना भी ब्यूरोक्रेसी है, किसी भी फॉरेनर से कोई डोनेशन या कोई प्रेजेंट विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट से नहीं ले सकता। अब मान लो आप झारखंड का डीएम यूएसए घूमने जाता है और वहां पर उसको कोई फॉरेन स्टेट यूएसए घूमने जाएगा तो यूएसए वाला तो पहचानेगा नहीं डीएम को। तो छोटा मोटा कंट्री में जाता है और उसको डीएम को बोलता है कि हमारे तरफ से आपको ये पुरस्कार देते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, लिखा हुआ नहीं कर पाएगा। वही सब लिखा हुआ है इसमें। इमोलेंट से क्या होता है सर? इमोलेंट आइडिया? इमोलमेंट एक तरह का सैलरी समझ लो। सैलरी, ओके सर। अब 19 कल करें? कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या रहा आज का? अच्छा सर। मैक्सिमम लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं सर। बाकी कौन कौन अभी है? ज्यादा बच्चा नहीं आ रहा है, मतलब क्या चीज? ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा आने से दिक्कत ही है। जी सर। जितना कम हो, लेकिन स्टूडेंट कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। स्टूडेंट वो होना चाहिए जो रिसर्च करे, जो टीचर को चैलेंज करे कि नहीं सर इसका मतलब ये नहीं होता, ये होता है, मैंने ये पढ़ा है, ये मेरा पूरा डिटेलिंग है, ये रहा डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा हुआ है, तब टीचर भी सीखता है। जी सर। नहीं तो जिस जैसा स्टूडेंट होता है वैसा टीचर बन जाता है, और या जैसा टीचर होता है वैसा स्टूडेंट बन जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ तुम लोग रिसर्च करो, रिसर्च। और अब तो हम लोग के जमाने में गूगल नहीं था, तुम लोग के जमाने में गूगल है।
पढ़ोगे तो थोड़ा रिसर्च करो, मुझे चैलेंज करने की कोशिश करो एग्जांपल्स के साथ। जो मैं कहूँ उसको एज इट इज एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, आज पढ़ते और पूरा। वो तभी चैलेंज कर सकते हो, और सही चैलेंज तभी कर सकते हो जब तुम लोग पढ़ के आओगे। नहीं तो जो मैं बोलूंगा उसमें हाँ पे हाँ ही मिलाओगे और कुछ नहीं हो सकता। चलो कल मिलते हैं। ओके, ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। पढ़ के आना है आज मेरे को।